बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनके इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उससे रेलिवेंट ये कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन थी। अब अगर यहाँ पर देखें कैलकुलेटिंग रिवाइज्ड प्रॉफिट्स, उसके लिए जो हमारे पास एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 25, इस एग्जांपल को देखें। इधर बुक कीपर in error recorded the purchase cost of a new item of equipment as rupees 36,000 when it should have been rupees 360,000। फिर कहता है a draft profit of rupees 2560,000 for the period was calculated before the discovery of the error. This includes a depreciation charge of 10%, rupees 3,600 for the equipment। अब अगर यहाँ पर देखें ना, उसकी सबसे पहले ये ड्रॉप आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई जिसको आपने ठीक करना है। ये आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट मौजूद है। अब देखें एरर क्या हुआ। बुक कीपर इन एरर्स रिकॉर्डेड द परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। तो ये तो आपका फिक्स एसेट होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो फिक्स एसेट एज रुपीज 36,000 व्हेन इट शुड हैव बीन रुपीज 360,000, जबकि ये 360,000 होना चाहिए था। अब देखें सिंपल सी बात है, 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अगर इसने ये वाली अमाउंट गलत लिख दी, इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या बननी है। हम सबसे पहले कहेंगे इक्विपमेंट अंडरस्टेटेड है ना। इक्विपमेंट कितनी अमाउंट से अंडरस्टेटेड है। 360 माइनस 36 इज इक्वल टू 324। 324 ऑल राइट। दूसरा इधर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। 324। क्या आपको ये करेक्टिंग एरर का पता चल गया है। अच्छा, अब अगर उसने रिकॉर्ड 36,000 से किया तो उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी अंडरस्टेट किया हुआ है। अब आप लोगों ने जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी वो 360,000 पे करनी थी, जो कि बनती है आप लोगों के पास 36,000, जबकि आपने चार्ज की हुई है 3600। तो कितने की डेफिशिएंसी यहाँ पे आ रही है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 36 32,400। तो आप लोग यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,400। ये बात क्लियर, ओके। अच्छा, अब देखो क्या इक्विपमेंट और सस्पेंस का आपके प्रॉफिट से कोई ताल्लुक है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक है, एक्यूमुलेटेड का नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है। इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट है, डेबिट हो रहा है। क्या करूं, प्रॉफिट को कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं। कितने का प्रॉफिट है 2,560,000। इसमें से माइनस करो 324 डबल दे दो, क्या अमाउंट आती है आपके पास 2,527,600। क्लियर। अब उसने सिर्फ पता है क्या किया, जो गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की गई थी उसे आइडिया हो गया कि भाई ये गलत है, ये चार्ज की जा चुकी है, उसने वो ऐड कर दी। और जो करेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी फुल अमाउंट उसने वो चार्ज कर दी। क्लियर। और हमने एक ही अमाउंट जाके चार्ज कर दिया, जो नेट इंपैक्ट बनता था 36,000 करना था, लेकिन 3,600 तो चार्ज था ना, जो मजीद करना था हमने वो कर दिया। ऑल राइट। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, एग्जांपल 26, बुक कीपर इन एरर recorded the rupees 60,000 purchase cost of a new machine as repairs and maintenance cost। अब यहाँ पे देखें, recorded 60,000 purchase cost of new machine कैपिटलाइज होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस चार्ज कर दिया इसको। कहते हैं ड्रॉप्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300,000 फॉर द ईयर
for the period was calculated before the discovery of the error, depreciation on machinery is charged at 20% on cost with a full year debit charge in the year of acquisition. अब देखें, अगर इसकी करेक्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी होती तो वो हमारे पास क्या बनता? एसिड कौन सा है? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट क्रेडिट 60,000। अब जब आपके पास फिक्स एसिड आ गया है तो आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करनी थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 का 20%, 12,000। अब देखें, सिंपल सी बात, मशीनरी अकाउंट का हमारे प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट, ये भी इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट। आपका प्रॉफिट कितना है? 300,000। 300,000 में ऐड कर दो 60,000 और लेस कर दो 12,000। क्रेडिट एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, डेबिट एलिमेंट्स लेस हो जाते हैं। आपके पास करेक्टेड प्रॉफिट आ चुका है एंड द प्रॉफिट इज 348,000। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास ये डिफरेंट लाइन आइटम्स की बात कर रहा था। तो एग्जांपल नंबर, ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल 27 कहता है, व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017, following errors have been identified. Computers costing rupees 240,000 purchased on 1 September 2017. हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 December 2017। कंप्यूटर को हम लोगों ने परचेज किया 1 September को फॉर ऑफिस यूज, और डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। जबकि हमें डेबिट करना चाहिए था कंप्यूटर अकाउंट, हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट। SC depreciate computers at 20% per annum using straight line method. Next adjustment क्या है? कहते हैं furniture costing rupees 1.2 million and have a book value of rupees 670 as on 31 December 2017 had already been sold on 1st November 2017. The proceeds of rupees 700,000 were credited to sales. SE depreciates furniture at 10% per annum using a straight line method. Next, the net book value of property, plant and equipment before the correction of the above error is rupees 9.8 million. कहते prepare rectification entries to correct the above errors. Then calculate the net book value of property, plant and equipment after correcting the above errors. अब यहां पर देखें फर्स्ट वाला, भाई बहुत सिंपल सा है। आपके पास बेसिकली कंप्यूटर्स हैं, आपने किसको चार्ज कर दिए? परचेजेस को। अब आप क्या करेंगे? कंप्यूटर को डेबिट कर दें, और जो परचेजेस बाय मिस्टेक डेबिट हुई हैं उनको क्रेडिट कर दें। परचेजेस को कितने से? 240,000। यहां पर भी 240,000। जैसे ही फिक्स एसेट्स इन्वॉल्व हो जाएं, डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको देखनी होती है। फिक्स एसेट डेबिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिक्स एसेट क्रेडिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन का रिवर्सल देखो। ऑलराइट, अब यहां पर देखें, अगर मैंने उनको परचेज अकाउंट में डाल दिया था तो क्या मैंने उनको इस साल डेप्रिशिएट किया? नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने उनको अपना एसिड ही नहीं कंसीडर किया। अब क्या है, अगर अब एसिड बनने जा रहा है तो उसने कहा हम 20% अप्रिशिएट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, फुल ईयर डेप्रिसिएशन, और जहां पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं है। ऐसा ही है ना? तो कब हम लोगों ने लिया? 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, 4 मंथ्स। तो हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 240,000 multiplied by 20% multiplied by 4 by 12 is equal to
ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो, यह बात क्लियर है। और अब अगर बात करें इसके एसिड्स के ऊपर इसके इंपैक्ट की, तो एसिड्स इंक्रीज हो जाएंगे कितनी वैल्यू से, 224 से, WDV एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 240 -16, तो इसकी WDV कितनी है साल के एंड पर, 224, तो एसिड 224 से इंक्रीज होगा, एसिड की WDV 224 से इंक्रीज होता है। क्लियर है ये बात, या फिर 240 से ऐड करके लेस कर दो 16,000 उसका डेबिट, तो एक ही बात है, इंक्रीज तो 224 का ही आ रहा है ना। आई होप कि ये वाली एडजस्टमेंट समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। ये देखो, ये बात क्लियर है सब बच्चों को। और यहाँ पर ये देखो, ये थे वैल्यूज, 240 ऐड किया, 16 लेस कर दिया, आप 224 भी जाके ऐड कर लेना, एड WDV ऑफ कंप्यूटर्स, तब भी बात बिल्कुल ठीक है, अलग अलग करें तब भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखें, कहते हैं फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1.2 million एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज एज ऑन 31 दिसंबर 2017 ईयर एंड क्लोजिंग पर, उसकी WDV ये। फिर कहते हैं हैड ऑलरेडी, जबकि हमने इसको 1 नवंबर को सेल कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे नवंबर एंड दिसंबर की डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो गई है, डेप्रिशिएट भी तो नवंबर तक होना चाहिए था ना, जबकि WDV कब की मिल रही है, 31 दिसंबर की, तो मतलब 31 दिसंबर तक वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है। क्या वजह, क्योंकि उसने अगर डिस्पोजल ही नहीं रिकॉर्ड किया, उसके एसिड का पार्ट रहा है एसिड, तो फिर तो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी उसके ऊपर। द प्रोसीड्स ऑफ ₹700,000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, SC depreciate फर्नीचर 10% per annum यूजिंग। अब मुझे बताएं कि उसने लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी, 1.2 million मल्टीप्लाइड बाय 10%, 120,000 उसने चार्ज कर दी, जबकि कितने मंथ्स की चार्ज होनी चाहिए थी, 10 मंथ्स की, 10 मंथ्स की, तो कितनी एक्स्ट्रा चार्ज कर दी, 2 मंथ्स की, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कर दें, तो 20,000 उसने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है। क्लियर, तो अब इस 20,000 का रिवर्सल रिकॉर्ड करो, क्या लिखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी अमाउंट से, क्या आपको ये एंट्री समझ आ गई है, एसिड डिस्पोज हो गया, एसिड डिस्पोज हो गया, लेकिन अभी तक हमारे एसिड्स का पार्ट है, 1 नवंबर तक डेप्रिशिएट होना चाहिए था, जबकि हमने 31 दिसंबर तक कर दिया है, तो 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, उस 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड किया है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब ठीक हो चुका है, ये बात क्लियर है। अब चलते हैं उसके डिस्पोजल की तरफ, अब देखें डिस्पोजल को, तो ये एसिड की कॉस्ट आ गई 1.2 मिलियन, यहां देख एसिड की कॉस्ट, आपको पता है कि यहां पर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिखी जाती है। अब अगर आप लोग यहां एडजस्टमेंट में देखें, उसकी बुक वैल्यू कितनी आपको मिली, लेकिन ये बुक वैल्यू तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आप 20,000 चार्ज करने के बाद होगी ना, ऐसा ही है ना, क्या अब उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड करूं, तो क्या इसकी बुक वैल्यू यही बनती है, कितनी होगी, 690,000, शाबाश, 20,000 ऐड हो जाएगा ना इसमें, ज्यादा लेस हो गया था। अब देखें इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 1.2 मिलियन -690, 510
510, या अगर इसको इस तरह से समझना चाहो कि देखें कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, तो देखो यहाँ पे कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है आपके पास 530। अच्छा, अब ये कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट। आपने यहां पर आकर इसको डेबिट कर दिया 20,000 से, कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेबिट होना कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम कर देता है। ऑलराइट, मेरे पास कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई, तो मतलब ये तो गलत है, फिर इसको कम करो कितने से, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 510। अब देखो अगर कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो WDV आपके पास कितनी आ रही है 690। कॉस्ट 1200 में से 510 माइनस कर दो तो आपके पास WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 690। क्लियर। अब 690 का एसेट आपने सेल किया कितने पे 700 पे, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। ऑलराइट, अच्छा अब देखें 700,000 हमने रिसीव किया, तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए था कैश या बैंक, लेकिन हुआ क्या, हमने कैश या बैंक लिख लिया लेकिन इसको जाके सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। मतलब हम लोगों ने कर दिया होगा बैंक अकाउंट टू सेल्स 700। अब ये बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक डेबिट हो चुका है, लेकिन ये बाय मिस्टेक सेल्स के अकाउंट में चला गया, तो हम यहां पर बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम इस सेल्स का रिवर्सल करेंगे। ये बाय मिस्टेक सेल्स के पास चला गया तो सेल्स का रिवर्सल हो जाए। ऑलराइट, अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर आई और डिफरेंस देखिए यहां पर आपको 10,000 का मिल गया और ये चला जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल के पास। क्लियर है ये बात। अच्छा अब देखें यहां कि हमारे नॉन करंट एसेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो नॉन करंट एसेट्स को अगर आप लोग देखें तो भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर देखें रिवर्सल हो रहा है, नॉन करंट एसेट ऐड हो जाएंगे, और इधर अगर आप लोग आके देखें 510 इससे भी ऐड कर दो और 1.2 इससे लेस कर, मतलब नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट कोई चीज डेबिट हो रही है तो एसिड ने इंक्रीज हो जाना है, और अगर क्रेडिट हो रही है तो एसिड ने डिक्रीज हो जाना है। ऑलराइट, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास हमारे नॉन करंट एसिड की WDV होगी 9354,000। ओके, क्या ये एडजस्टमेंट समझ आ गई है आपको। एग्जाम्पल नंबर 28, अब एग्जाम्पल नंबर 28 को सॉल्व करो। यहां पर जो फर्क आ रहा है ना, ऊपर हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स को देख रहे थे, यहां पर हमारे रिसीवेबल्स और उनकी प्रोविजंस की एडजस्टमेंट्स हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 28 जल्दी से सॉल्व करें। एग्जाम्पल 28 में financial statements of Zeta Traders for the year ended 30 June 2019 is under preparation. Following information has been gathered in respect of trade receivables as at 30 June 2019. Trade receivables 2.5 million, provision for doubtful debts of 400,000, and net trade receivables are 2.1 million. It was noted that an old outstanding balance of rupees 250, which was written off previously, was settled during the year at 20% discount. The amount received was credited to trade receivables. क्या ऐसा होता रहता है कि अगर हम लोग कोई बैड डेट रिकवरी इनकम करते हैं तो क्या हम लोग अपने रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट करते रहते हैं, इन्होंने बाय मिस्टेक रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो मतलब रिसीवेबल का बैलेंस उन्होंने कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे रिसीवेबल्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट को जाकर हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखें
ये बैलेंस बेटा 250,000 का था, लेकिन इसमें जो हम लोगों ने रिसीव किया है ना वो 20% डिस्काउंट पर। तो मतलब 100% अमाउंट हम लोग नहीं ले रहे, हम लोगों ने जो अमाउंट रिसीव की है वो 200,000 की है, राइट। नेक्स्ट देखें, परचेजेस रिटर्न अमाउंटिंग टू ₹500,000 was mistakenly debited to trade receivables. Rana and Sons, having a balance of ₹80,000 due for more than 1 year, was declared bankrupt and its balance needs to be written off. ZT maintains provision for doubtful debts at 25% for balance outstanding for more than 6 months. As at 30th June 2019, such balance are aggregated to ₹600,000, excluding balance of Rana and Son, and a 5% for the remaining balances. Prepare correcting entries for the year ending 30th June 2019. Compute the correct figure for gross and net receivables for ZT as at 30th June 2019. अच्छा अब देखें, यहाँ पर सिर्फ रिसीवेबल्स के बैलेंसेस, प्रोविजंस के बैलेंसेस, नेट रिसीवेबल, पर इनकी मदद से तो हम लोगों ने अपने ग्रॉस एंड नेट रिसीवेबल्स को जाके ठीक कर लेना है। ये बी पॉइंट से रेलिवेंट है। अब अगर पॉइंट ए की बात करें ना, तो पॉइंट ए के लिए हम आएंगे यहाँ पर। जब भी प्रोविजंस की कोई बात आ जाए तो रिसीवेबल्स की हर जर्नल एंट्री के बाद प्रोविजन की कैलकुलेशन ना कर, आप लोग अपनी करेक्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते रहना। एट द एंड जब सारी करेक्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाएं, तब आपने जाके प्रोविजंस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है और उसमें तमाम रिसीवेबल्स की एडजस्टमेंट्स को मर्ज करके रिकॉर्ड करना। मतलब हर एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग से प्रोविजन ना चार्ज करते रहना। अब यहां पर देखें, एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹250 विच वाज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, मतलब हम लोगों ने जो बैलेंस को राइट ऑफ किया था ना वो 250 के साथ किया था, लेकिन क्या हुआ, वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 20% डिस्काउंट। तो 250 का 20% डिस्काउंट, तो हमारे पास 50,000 का डिस्काउंट दे दिया हम लोगों ने, 200,000 हम लोगों ने रिसीव कर लिया। अब एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, ऑलराइट। लेकिन हमने क्या किया, हम लोगों ने रिसीवेबल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसकी करेक्टिंग एंट्रीज हमारे पास क्या बन जानी है कि जिनको बाय मिस्टेक हम लोगों ने क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दें, रिसीवेबल्स के अकाउंट को डेबिट कर दें, और जिसको क्रेडिट करना चाहिए था और हमने नहीं किया था उसको क्रेडिट कर दें। और यहां पर अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री बन गई है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट की करेक्टिंग एंट्री। कोई इशू? ये आप लोग देखें, फर्स्ट एडजस्टमेंट इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये हम लोगों ने देखें रिकॉर्ड कर दिया। आई होप कि ये बात अब समझ आ चुकी होगी आप लोगों को, क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं परचेजेस रिटर्न अमाउंटिंग टू ₹500 was mistakenly debited to trade receivable। अच्छा अब पहले ये बताओ असल इवेंट क्या हुआ है, परचेजेस रिटर्न की मुझे जर्नल एंट्री बताओ, परचेजेस रिटर्न की जर्नल एंट्री बताओ जी, शाबाश। ट्रेड पेबल्स टू, अच्छा कितनी अमाउंट से, ये वो एंट्री है जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, ओरिजिनल एंट्री है ये हमारे पास, क्लियर। अच्छा अब मुझसे पूछो भाई तुमने क्या किया, कहते वाज मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल, कौन कौन, परचेज रिटर्न, मतलब ट्रेड पेबल सही है, कहते हैं मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, और हम लोगों ने डेबिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल्स को। मुझे बताओ क्या ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट होना चाहिए था, नहीं,
तो इसको अब क्या करें, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करें, ट्रेड रिसीवेबल्स को जाकर क्रेडिट कर दो। ओके, अच्छा अब साथ में उसने कहा कि भाई हालांकि ट्रेड पेबल्स को डेबिट होना चाहिए था, जबकि हमने डेबिट किसको कर दिया, तो ट्रेड पेबल को तो किया ही नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने ट्रेड पेबल को डेबिट करना था और मैंने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया। परचेजेज रिटर्न थी तो ट्रेड पेबल को डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल को। तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो और ट्रेड पेबल को डेबिट कर दो। ऑलराइट, Rana and Sons having a balance of rupees 80,000 due for more than 1 year। अब देखिए ये हमारा ना डेटर है और इसका जो बैलेंस है ना 80,000 का, 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, एंड वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड इट्स बैलेंस नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। तो मतलब अभी तक कहते हैं हमने फिर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ ना उसे, तो अब जाकर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे क्या, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, शाबाश, एंड ट्रेड क्रेडिट कितने से, 80,000 से। बस इतनी स्कैन हुई थी, हमने इसके लिए कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था, अब हमने रिकॉर्ड करना था। ऑलराइट, अच्छा अब आ जाते हैं प्रोविजंस के पैटर्न्स पर। भाई देखें उसने ना आपको 400 की प्रोविजन चार्ज करके दे दी, तो ये तो क्लोजिंग प्रोविजन होगी, क्या ख्याल है। जो डेटर्स में से लेस होती रहती है ना प्रोविजन, वो क्लोजिंग प्रोविजन होती है। जो डेटर्स की ग्रॉस अमाउंट में से लेस होगी वो क्लोजिंग प्रोविजन। इनकम स्टेटमेंट थोड़ी ना है, इनकम स्टेटमेंट तो नहीं है ना ये, मेरे पास बैलेंस शीट है, मुझे एक्सपेंस नहीं बताए जा रहे, लेकिन क्लोजिंग प्रोविजन के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से एक्सपेंस ने चेंज हो जाना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा। आपसे कहा गया, कहते हैं 25% आप लोगों ने प्रोविजन चार्ज करनी है ऐसे बैलेंस पर जिनको 6 मंथ से ज्यादा हो गया। तो भाई रॉन एंड सन्स के बैलेंस को तो 1 साल से ज्यादा हो गया था, पर इसके ऊपर प्रोविजन 25%। अच्छा फिर आपसे कहता है जो रिमेनिंग बैलेंस है आप लोगों के पास, उनके ऊपर आप लोगों ने 5% की प्रोविजन चार्ज करनी है। अब हमें हमारे डेटर से कैसे पता चलेगा कि 6% से ज्यादा एज वाले डेटर्स कौन से हैं, डेट कौन सा है। वो कहते हैं कि 30 जून 2019 मतलब अकाउंटिंग ईयर की एंड डेट पर सच बैलेंस आर एग्रीगेटेड टू रुपीज 600,000 का बैलेंस है। क्लोजिंग हमारे रिसीवेबल्स में से 600 का बैलेंस ऐसा है जिन्हें 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं और वो ड्यू अमाउंट है। तो इन पे प्रोविजन कितनी चार्ज होनी चाहिए, 25%। शाबाश, कहते हैं एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ रन एंड सन, मतलब उसने पहले ही इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ रन एंड सन, तो वैसे भी उसको शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बैड डेट हो चुका है। अगर यहाँ पे होता है इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ रन एंड सन, मैं माइनस करता, ऑलराइट, तो फिर ये 680 का होता, मैं 680 में से 80 माइनस करता तो 600 आ जाता, जिसको मैं बैड डेट रिकॉर्ड कर चुका हूं, क्या उसके ऊपर प्रोविजन अब चार्ज करूंगा, नहीं, तो उसने भी एक्सक्लूड करके बता दिया। ये बात समझ आ गई है। अच्छा अब बड़े सिंपल वे में क्वेश्चन को लेकर चलना है आप लोगों ने, किस तरह से भाई, इस सारे ये फिर अनएडजस्टेड डेटर नहीं होगा मेरे। अच्छा ये देखें जरा इसको इस तरह से, वैसे हम लोग प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अनएडजस्टेड डेटर 2500 आपने यहां पे लिख दिया, एडजस्टेड डेटर्स का अकाउंट बना लीजिए। क्लियर, अब जहां जहां आपके रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं वहां ऐड करते जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिसीवेबल्स
डेबिट हो गए 200 से, यहाँ पे 200 आ जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे आप। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हो गए 500 के साथ, यहाँ पे 500 आ जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन देखें, रिसीवेबल्स क्रेडिट हो गए कितने से, 80 के साथ, यहाँ पर 80 आ जाएगा। एडजस्टेड रिसीवेबल्स बताएं कितने हैं, 3120। ये आपके पास एडजस्टेड रिसीवेबल ग्रॉस अमाउंट आ गए। ग्रॉस रिसीवेबल्स भी पूछे थे ना उसने आपसे, ग्रॉस अमाउंट रिसीवेबल्स ये आ गए। अच्छा, अब आप लोग कैसे करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, आप लिखेंगे 2.5 मिलियन, इसमें से ऐड करेंगे, ये देखें जैसे ये हम लोगों ने एंट्रीज रिकॉर्ड की हुई हैं, ऐड करेंगे 200, ऐड करेंगे 500 और लेस कर देंगे 80, तो आपके पास ग्रॉस रिसीवेबल्स का बैलेंस आ जाएगा 3120। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे देखें, अब चलते हैं प्रोविजन के बैलेंस की तरफ। आपको मालूम है प्रोविजन का बैलेंस इस अमाउंट के ऊपर फाइंड किया जाता है, 3120। अब ये आपके पास एडजस्टेड आपके डेटर्स, आपने टोटल यहां पे लिख देना है 3120। अब इसमें से कितने ऐसे डेटर्स हैं जो कि 6 मंथ से ज्यादा ड्यू पर हैं, उसने कहा 600, राइट। तो रिमेनिंग डेटर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2520। अदर्स रिमेनिंग डेटर्स, 600 के ऊपर कितनी प्रोविजन चार्ज करूं, 25%। रिमेनिंग के ऊपर 25% जब चार्ज किया 150, और 2520 का 5% जब चार्ज किया 126, क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया, 276। मेरे रिसीवेबल्स की क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस क्या होना चाहिए, 276। मैंने कितना चार्ज किया हुआ है, 400। तो मैंने प्रोविजन को ओवरस्टेट किया हुआ है, मैंने प्रोविजन के बैलेंस को ओवरस्टेट किया हुआ है। अब मुझे इसको कम करना है, कितनी अमाउंट से, 124 से। तो इसकी एंट्री हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये कितना, 276, 400, 124 नहीं बनता। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रोविजन का बैलेंस लिया इन्होंने 400 का, अच्छा इन्होंने प्रोविजन ही चार्ज कर दी है मजीद। प्रोविजन का बैलेंस आ गया 400 का, 25% ऑन बैलेंस आउटस्टैंडिंग मोर देन 150, ठीक है ये आ गया। ये 1 जुलाई 2018 ले रहा है, ये ओपनिंग कंसीडर करता है। हालांकि हमें यहाँ पे क्या बताया गया था, 30 जून 2019, जब ये बताया गया था तो इसका मतलब ये क्लोजिंग प्रोविजन है, मैं क्लोजिंग प्रोविजन के मुताबिक इसको एडजस्ट कर रहा था, जबकि उसने ना इस 400 को अपने पास ओपनिंग प्रोविजन चार्ज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ना, तो 150 और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहे हैं, 5% ऑन अदर बैलेंसेस, और अदर बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 2120 माइनस 600, तो 3120 इन टोटल, ये 76। देखें, ट्रेड रिसीवेबल 25 प्लस 200 माइनस 500 क्यों कर रहा है, तो हमने यहाँ क्या किया था, नहीं ये तो वो गलत वाली एंट्री रिकॉर्ड की हुई थी, ये तो वो ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड की हुई थी। यहाँ पे आना था ट्रेड पेएबल और यहाँ पे आना था ट्रेड
रिसीवेबल। क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये 500 इधर आ जाएगा। वो तो जो रॉन्ग एंट्री हुई थी ना, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई थी। ये 500 इधर आ जाएगा, तो ये बैलेंस आ जाएगा 2120। ऐसा ही है ना? अब ये 2120 यहां पर लेकर आओ, इसमें से 600 माइनस करें तो यहां पर 1520, 76 जी, 226। अब 400 के साथ जरा डिफरेंस देखें इसका, 174। अब ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे रॉन्ग एंट्री लिखी हुई थी, तो उसके मुताबिक जाके मैंने एडजस्टमेंट्स कर दी थी। अब आपको यहाँ पर ये 500 लेस करना था। ये क्लियर? मतलब आप लोगों ने भी नहीं बताया कि सर ये रॉन्ग एंट्री लिखी हुई है, करेक्ट तो लिखनी थी सर, रेक्टिफाइंग एंट्री। अच्छा, अब देखें, अब प्रोविजन 400 की चार्ज कर चुके, जबकि कितने की चार्ज करनी चाहिए? 226। तो प्रोविजन ओवर स्टेटेड है कितनी अमाउंट से? 174 से। तो 174 की रिवर्सल, 174 का रिवर्सल जाके रिकॉर्ड करने के। ऑल राइट। अच्छा, अब अगर बात करें यहां पर, तो देखो 174 इसने इस तरह से फाइंड कर दिया, और यहां देखें 2120, ये मेरे एडजस्टेड रिसीवेबल, उनमें से क्लोजिंग 226 प्रोविजन माइनस कर दूं, तो मेरे नेट रिसीवेबल्स का बैलेंस क्या आ जाएगा? 1894 था। ऑल राइट, ये मेरे एडजस्टेड रिसीवेबल्स, इसमें से माइनस कर दिया जाता है क्लोजिंग प्रोविजन। तो जैसे ही ये माइनस करूंगा, 2120 में से माइनस करो 226, तो आपके पास बैलेंस आ रहा है 1894,000। ये आपके नेट रिसीवेबल्स। ये ग्रॉस रिसीवेबल्स हैं 2120, प्रोविजन लेस करेंगे तो नेट रिसीवेबल 1894। ऑल राइट, आई होप कि आपको ये वाली एग्जांपल सारी समझ आ चुकी है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।